हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसमें देखने वाले सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग का बोर्ड परीक्षा साथ ही साथ प्री बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे के सारे जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है, और देखो हर एक वीडियो को देखिए, एक दो वीडियो देखकर बोलोगे सर मेरा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिला, तो देखो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितने सारे वीडियो अपलोड करो उसको देखो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। प्री बोर्ड एग्जाम तो चलो ऐसे ही पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और आप लोग का डेली लाइव क्लास साथ में चलता है, उसमें जरूर जुड़िएगा। बोर्ड एग्जाम तक बस वो लाइव क्लास अटेंड कर लीजिएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ 80 से 90% आपका कहीं नहीं जाएगा। दैट इज माय गारंटी। और ये गारंटी नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ भी सकते हो जो अभी 11th में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध, इसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और इस पुस्तक को एक महान दार्शनिक जिसका नाम है रूसो, उन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसको किया था मेजिनी ने, या फिर कह सकते हो ज्यूसेपे मेज़्ज़िनी। जी हाँ, यंग इटली, यंग यूरोप, ये सब नाम आया, यंग इटली, यंग यूरोप, तो इसका स्थापना किसने? मेजिनी ने किया था। अगला है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1870 ईस्वी में। दिए गए ऑप्शंस जो हैं उनमें से गो नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, 4 का गो। नेक्स्ट है शुल्क संघ जेलवरोइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? शुल्क संघ जेलवरोइन ये दोस्तों एक व्यापारियों का संघ था। ठीक है, शुल्क संघ था और इसकी स्थापना प्रसा के पहल पर की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद ही होगा, तो ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी डायन कह सकते हो या फिर डायर कह सकते हो, जनरल डायर ने आके अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, वो 13 अप्रैल 1919 का दिन था जब ये घटना घटित हुई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन ये वाला पूछा भी है कई बार एग्जाम में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज हमारा यानी आज़ादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो केसर हिंद की उपाधि दिया था महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा केसर हिंद की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। नेक्स्ट देख सकते हैं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण। भूमि निम्नीकरण मतलब समझ लो, भूमि निम्नीकरण मतलब होता है ना भूमि की क्षति, भूमि में क्षति होना, जैसे मिट्टी का बहाकर चला जाना। तो इसका जो मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा अधिक सिंचाई। पंजाब का बात कर रहा है ना, तो पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है ना, भूमि बहकर चल जाता है, भूमि निम्नीकृत हो जाती है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। अच्छा, कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा रियो डी जनरियो। क्या भैया? रियो डी जनरियो, जो कि ब्राजील के एक शहर में किया गया था 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में आसान मतलब पाया जाता है काली मृदा। बट जो राजस्थान है ना भाई, वहाँ तो बालू ही बालू है। ऑप्शन नंबर घ, उसमें आप लोग काली मृदा नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणीजात के ह्रास के सही कारण नहीं है? बोल रहा इनमें से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा कारण है जो प्राकृतिक वनस्पति जात जो भी पेड़ पौधे और प्राणी जात जो भी जीव जंतु है उसके खत्म होने के कारण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि प्रसार की बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो देखो वनस्पति जात कृषि प्रसार करोगे तो बड़ा बड़ा पेड़ झाड़ियों को काटना पड़ेगा। बृहद स्तरीय विकास परियोजना, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट कार्य करोगे, विकास कार्य करोगे तो फिर भी वनस्पति जात को ह्रास होता ही है, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने से इसमें कोई क्षति नहीं होता है, क्योंकि भाई ईंधन के लिए लकड़ी तभी आप करते हो जब वो सूख जाता है। तो ये जो सबसे गौ नंबर जो है सबसे सही उत्तर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, हुआ था 1973 में। ठीक है, और वन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में, याद रखिएगा। लेकिन बाघ परियोजना पूछे तो 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है?
संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां कि इनमें से सभी। क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संघ के द्वारा विभाजन की में किस श्रेणी को रखा गया? संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां कि लुप्त जातियां, किस श्रेणी को रखा गया है? तो इन सभी को रखा गया, इनमें से सभी हो जाएगा। संकटग्रस्त जातियां भी हो जाएगा, दुर्लभ जातियां भी हो जाएगा, लुप्त जातियां भी, इन सभी को एक श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, विभाजन की श्रेणी में कि अलग अलग करके बांटा गया है। कुछ संकटग्रस्त जातियां है, कुछ लुप्त जातियां है, कुछ दुर्लभ जातियां है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश। ख नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? अच्छा, पक्ष में मतलब क्या, विपक्ष में, जिसका विपक्ष में तर्क दे रहा है। तो सबसे पहला क्या देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी है, तो पक्ष में दे रहा है। ठीक है, इसमें पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है पूछा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित कर बाढ़ पर काबू पाती, ये भी उसके सपोर्ट में बोला है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, देखो इसके विरोध में बोला है क्या, कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं से विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, उसके इस विरोध में बोला है ना, सपोर्ट में नहीं बोला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ। बाकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, भी उसके सपोर्ट में है। मतलब किसके सपोर्ट में भाई, मतलब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो है उसके सपोर्ट में, उसके फेवर में बोला है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देखो, किसी देश का जो विकास होता है वहां के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी डिपेंड करता है, शिक्षा का स्तर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या प्रति व्यक्ति आय, कि वो वहां के लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, इस पर भी उस देश का विकास डिपेंड करता है। यानी 21 का जो होगा घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय 4000, 7000 और 3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? बोल रहा है कि चारों परिवारों का मतलब 4 परिवार है और प्रत्येक व्यक्ति का आय जो है, प्रति परिवार प्रति व्यक्ति आय 5000 है, तो 4 परिवार का कितना हो जाएगा? 5 4 20,000 हो जाएगा। ठीक है, उनमें से 3 परिवारों का आय दिया हुआ है कितना? 4 7 और 3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 14,000। माइनस करोगे तो बचा हुआ चौथा परिवार का आय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 6,000 रुपया। दैट इज ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो वो करता है, मैंने अभी कहा, स्वास्थ्य को भी देखेगा, शिक्षा को भी देखेगा और प्रति व्यक्ति आय को भी देखेगा, यानी कि घ नंबर उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाते हैं? तो इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनोत्पाद मतलब क्या? वन से जो उत्पाद प्राप्त होता है, लकड़ी, जो भी खाना वाना जो वन से हम लोग निकाल रहे हैं, या फिर कोयला जो वनों से निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये सारे कहलाते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन से कुछ भी निकाले उन्होंने, सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। वह क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उनमें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन होता है कहलाता है। जो सरकार द्वारा पंजीकृत मतलब सरकार के पास रजिस्टर्ड होता है और सरकार के नियमों के अनुसार चलता है, उसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, असंगठित मतलब जो सरकार के नियम द्वारा नहीं चलता है। अगला सवाल है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किस फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से किस का कार्य सेवा क्षेत्र के अंदर आता है? तो देखो, जो टैक्सी चलाता है या फिर पढ़ा रहा है, वो सब क्या है? सेवा क्षेत्र में आता है। जो सेवा कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक सेवा कर रहा हूँ। कोई गाड़ी चला रहा है, सेवा कर रहा है। कोई होटल संचालक है, सेवा कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगा? शिक्षक, राकेश, नरेश और राकेश। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक है, एक टैक्सी ड्राइवर है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है और वह रोजगार गारंटी देने वाली योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाना चाहता है, तो करवा दीजिए। देखो, रोहन को वर्ष में कितने दिन रोजगार गारंटी मिलेगी? तो 100 दिनों की। देखिए, मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल क सही हो जाएगा। ठीक है। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उसके जो कुल उत्पादक में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब कह सकते हैं उत्पादकता शून्य हुई करण द्वारा। तो इस परिस्थिति में करण की कौन सा श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें उत्पादकता शून्य होती है। क्योंकि करण द्वारा जो उत्पादकता हो रही है, काम हो रहा है, क्या शून्य हो रहा है ना, कुछ इंप्रूव थोड़ी हो रहा है खेती में, तो ख नंबर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? दोहरी गणना से बचने के लिए। जैसे आप समझ लो, आप गेहूं बनाए, अब गेहूं से क्या हो गया? पिसा के आटा हो गया। ठीक है, आटा हो गया। अब आटा से क्या बना दिया? बिस्किट बना दिए। आप अगर गेहूं का भी दाम जोड़ लिए, इसका भी दाम जोड़ लिए, इसका भी, तो 3 बार इसका दाम जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया?
ठीक है। उसके अलावा क्या डायरेक्ट बिस्किट का दाम जोड़ो, उसमें आपका गेहूं का भी दाम आ जाएगा, आटा का भी दाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोग एग्जाम के लिए फटाफट से देख लीजिए, सभी को शेयर भी कर दीजिए और आगे ऐसा और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि अभी और महातांडव वीडियोस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम तक। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, मिलते हैं, मिलेंगे दूसरा जल्द ही, तो जय हिंद, वंदे मातरम।